तो मोहित भाई, अब नीट एग्जाम के लिए 6 से 7 महीने बचे और ऐसे बात करें तो हम 2 महीने तो रिवीजन के लिए लेके जाएंगे ना। बिल्कुल। तो फिर 5 महीने की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बच्चों की? आपने क्या किया था आखिर के 5 महीने में? देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो लास्ट के 5 मंथ में सब्जेक्टिव वाइज बताऊँ, फिजिक्स में मैंने फॉर्मूला नोटबुक बनाई थी और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी लिखे थे। हाँ, इसके अलावा मैंने PYQs किए थे। ये बात मैंने बहुत बार, जो मैं ऑफलाइन मेंटर्स प्रोग्राम देता हूँ ना, उसमें बहुत बार बताई फॉर्मूला नोटबुक बनाइए आप, और दूसरी ईयर नोटबुक बताइए बनाइए। उसमें क्या करिए कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते फिजिक्स की, तो उसके कॉन्सेप्ट के साथ उस नोटबुक में लिखिए और उसको PYQ के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो वो तो बहुत बढ़िया नोटबुक बन जाता है। फिर आपने 1 महीने में वही रिवाइज कर दिया तो भी वो एक पत्ती को भी आपको 180 में से 150 ला के देंगे उसमें। हाँ, वही बात है कि फॉर्मूले होने चाहिए और आपके जो मिस्टेक्स है तो फिर कोई चांस ही नहीं मिल जाता कि कोई। वही तो कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नोटबुक बेस्ट चीज़ है इस मामले में, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप सब वो बनाइए। और फिर मैं अगर आपको केमिस्ट्री में कहूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री समवॉट लाइक फिजिक्स, तो उसमें भी सेम एक क्वेश्चन, एक कॉपी छोटी जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज हैं, आपके कॉन्सेप्ट है और आप PYQ कर रहे हैं। PYQ ना, और साथ में जो भी मॉड्यूल क्वेश्चन है वो। इसके अलावा बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम, ऑर्गेनिक भी सेम फिजिक्स की तरह लो। और जो ये है बायो और इनऑर्गेनिक, इसका तो कुछ भी नहीं है। NCERT को बार बार पढ़ो, रट डालना। अब ये जरूर सवाल आता है कि यार बार बार उसी NCERT को कैसे पढ़ें? तो बार बार उस NCERT को ऐसे पढ़ना है कि आपने वो NCERT खोली, जैसे चैप्टर नंबर लिविंग वर्ल्ड होगा, अब उस लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, उस कॉपी में से खुद को पढ़ाना है, एक एक लाइन है ना। जैसे कि वो टैक्सोनॉमिकल एड्स का यूज होता है ना, तो आप उसको खुद को बताना है मुझे क्या क्या करना है इसमें। ओके, एक कॉपी पे खुद को लिख के पढ़ना है। तो उसे आपने मेमोराइज कर दिया, अब देखना है, अब उसको रीडिंग करेंगे तो समझ अच्छा ये छूट गया मेरे से, हो गया रिवाइज। तो दिस इज हाउ। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें कि आप जब बायो का रिवीजन करते हो तो उसमें जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हो, उसके बाद क्या करना है आपको कि वो जो MCQ जैसी लाइन होती है ना, MCQ आ सकते हो, बाकी चीज़ तो ग्रामेटिक रहती है। तो ग्रामेटिक पार्ट छोड़ के जो MCQ आने वाली लाइन है उसको आपको अंडरलाइन करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है। और जब आप 3-4 बार बहुत अच्छे से पढ़ लिए, 5 बार पढ़ ली, उसके बाद आप जब ग्रुप टेस्ट के लिए पढ़ाई करोगे तो सिर्फ वही लाइनें पढ़ के जाना। और दूसरी चीज़ है कि NCERT जो कि है, NCERT में जो आपको क्लास में एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताते हैं ना, कुछ NCERT के बाहर के इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आने, तो वो भी आप NCERT में लिख सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और वो फायदेमंद भी होगा। हाँ, तो इसी तरह बायो करनी भी चाहिए। मतलब बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, आपको रिकॉल करना है, आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं तो वो आपको रिकॉल करना है। और फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हमने शस्त्र दे दिया, अब आपको लड़ाई करनी है। दिस इज हाउ इट इज। हमने लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट्स बनाए, रोज फुल सिलेबस टेस्ट देते थे अपनी अपनी कोचिंग के मॉक टेस्ट का, और उसमें जो गलतियां होती है वो एक कॉपी में लिखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है और फिर किस टॉपिक का है। अब क्या वो टॉपिक इसलिए गलत हुआ है कि मेरी सिली मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक थी यानी मैं क्वेश्चन कम सॉल्व कर रहा था, और अगर वो इसलिए गलत हुआ है कि मुझे याद नहीं था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो फिर से जाओ अपने बोर्ड में अच्छे से पढ़ो उसको, हो गया। सिली मिस्टेक के लिए और एक चीज़ है कि माइंड जो बच्चे होते हैं ना, उनका पैनिक रहता है उसके लिए क्या करना चाहिए मेडिटेशन में? क्या मेरे हिसाब से तुम क्या करते थे? मैं नहीं करने का मतलब सिली मिस्टेक होता है, मेरे दोस्त का तो मोहित भाई कोसते थे तो आपको थोड़ा सा अगली बार आप इसका एक चीज़ बताओ, जैसे एग्जाम में ऐसा लगे कि अपने हाथ से पेपर निकल रहा है, 2 मिनट में मुझे लगा वो बहुत भारी हाँ, एक नहीं गई है, आपको पता नहीं होता। लेकिन मैंने जब नीट एग्जाम के पहले काम की तो मैं जिधर पढ़ता था तो उधर हमें एक स्पेशल सर थे जो साइकोलॉजी के सर थे, तो वो आकर क्लास लेते थे कि कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए, क्या आपको सिली मिस्टेक कैसे कम करना चाहिए। तो उन्होंने एक टेक्निक बताई थी कि हम जब भी क्या रहता है, मान लो हम फिजिक्स बायो सॉल्व कर रहे हैं तो क्या रहता है कि हम सब क्वेश्चन हमको ज़्यादातर क्वेश्चन हमको आते हैं, तो क्या होता है कि हम एक फ्लो में चले जाते हैं। हमको इजी आ रहा है, 10 क्वेश्चन इजी आ गए, हमको सब आ गए, तो हम एक फ्लो में चले जाते हैं। तो फिर एग्जामिनर क्या करता है, तो 11वां नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें कोई ना कोई ट्रिक डाल देता है ना। तो फिर हम वो भी क्वेश्चन इजी रहता है, ऐसा नहीं कि वो हार्ड रहता है, लेकिन सिर्फ उसमें कुछ नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसा कुछ ना कुछ किया होता है, लेकिन हम
फ्लो में रहते तो बारीक चीजें पढ़ते नहीं और उसको सिली मिट्टी हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा वो गलत हो गया। हमको लगता है कि ये तो इजी था, हम आगे चले जाते। तो फिर हम जब एग्जाम देने के बाद जब घर आते तो पता चल जाता है यार ये क्वेश्चन इतना ही था, यही तो सिली मिस्टेक हो गया। यही सिली मिट्टी। तो इसको जब तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमको सर ने बताया कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फ्लो में जा रहे बहुत आप तेज सवाल कर रहे तो आपको एक 2 मिनट पेपर छोड़ के ऐसा जमीन की तरफ देखना है और एक लंबी सांस लेनी और फिर से दोबारा रिस्टार्ट करना वहाँ से क्वेश्चन, वहाँ से मान लो आपका दोबारा से पहला क्वेश्चन है ऐसा एज्यूम करके शुरू करना है। तो फिर आप और दोबारा जब आपको लगेगा कि हम फ्लो में जा रहे हैं तो उसमें पूरे पेपर में आपके हालांकि 2 मिनट जाएंगे, 30-30 सेकंड का आपने 30-30 सेकंड का भी पॉज लिया तो पूरे पेपर में आपने 5-6 पॉज लिए तो भी 2-3 मिनट जाएंगे, लेकिन वो आपके 5-10 सवाल तो मैं ऐसे बोल रहा कि हो जाता। हाँ हो ही जाती है, क्योंकि मेरे खुद के 6-7 सिली मिस्टेक हो गई। वही सिली मिस्टेक मतलब ऐसा कहते हैं इतना करने के बाद सिली मिस्टेक अगर रिड्यूस करनी है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रिड्यूस करना पड़ेगा, सॉरी बढ़ाना होगा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है टेम्परामेंट बढ़ने से, और वो बढ़ता है जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और ये एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन से होगा, मेडिटेशन बहुत बढ़िया साबित हो सकता है क्योंकि आप खुद के लिए आधा घंटा निकाल सकते हो जिससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ सकता है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और जो आप क्लास में पढ़ा रहे सर तो कंसंट्रेशन आपका रहेगा तो आपका 80% उधर ही प्रिपेयर हो जाएगा। टॉपिक आपको खाली 20% रह जाएगा, वो आपको रिवीजन करके प्रिपेयर करना है तो फुल टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। यही चीज आपको आगे जो बाकी 99% बच्चे जो फेल होते हैं और 1 से 2% बच्चे मेडिकल कॉलेज में रहते तो यही चीज़ें आपको आगे ले जाना चाहिए बाकी लोगों से। और ये जो सोशल एंजाइटी भी होती है, एंजाइटी भी होती है कि वहीं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, और ऐसा भी जब वो पढ़ते हैं तब भी उनको बहुत टेंशन होता है, डिप्रेशन भी होता है आजकल। यही बच्चों को ज़्यादा हो है ना, नीट एक्सपीरियंस में ज़्यादा डिप्रेशन होता है। वही है क्योंकि वो अपना जो क्या बोलते हैं उसको मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए उनका ब्रेन बहुत ओवरथिंक हो जाता है। ये बात बिल्कुल कि ओवरथिंक, हाँ मेडिटेशन नहीं करते हो इसका कॉज ये है कि हमारा दिमाग बार बार यही सोच रहा होता है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो क्या हमारा क्या होगा, यही चीजें आप उनको खाती रहती है। अगर मेरी आप मानो सुन रहे हैं तो ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, हमेशा ये सोचो कि आप इसमें खुश हैं। हाँ। और मैं बताऊँ मेडिकल के अलावा इतने अच्छे स्कोप्स है लाइफ में। हाँ ये बात तो है। यू लिटरली विल हैव फन। हाँ ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो डॉक्टर है बाकी जॉब से। और मेडिकल एग्जाम मेडिकल का जो एजुकेशन है तो आपको पहले बताए तो 10 तक हमको कहा जाता है कि 10 तक पढ़ो, 10वीं पढ़ो, उसके बाद मजे 12 तक पढ़ो, 11-12 पढ़ो, पढ़ाई करो, उसके बाद मजे फिर बोलते हैं MBBS पढ़ो, उसके बाद नीट की जाती है उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करते हैं कुछ लोग, और उसके बाद हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करना होता है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड में नई चीजें इन्वेंट आ जाती है तो उसको हमको अपडेट रहना पड़ता है। तो तभी भी आपको जब डॉक्टर बन जाओगे तभी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइफ की रियलिटी नहीं है ये, जब तक आपको जितना आगे बढ़ना है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के ये भी किसी भी फील्ड में आप जाओ स्ट्रगल कर लेते। जब मैं 10-11-12 में था तो मेरे को ऐसा लगता था बस इतना ही पढ़ना है, एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद मजे ये सब नहीं सिक्योरिटी रहती है कि आपको जॉब मिल जाएगी तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें भी सोच सकते हैं और ज़्यादा पढ़ना भी होता है, लेकिन फिर भी आपको फाइनेंशियल एड मिलता है जिसके कारण आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो। पर इसके अलावा बहुत फील्ड है जो ये सब देती है, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्च कॉलेजेस है इंडिया में, IIT में जा सकते हो, IIT में जा सकते हैं आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, इंडियन बहुत सारे हैं, CMI बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और अगर ये आपको ये सब भी नहीं करना है तो आप ये भी मत सोचो कि बिजनेस कर सकते हैं, BDS है, आज BDS है, BMS है, बहुत सारे आने वाले टाइम पे आयुर्वेदा भी कह रहे हैं कि बहुत बूम करने वाला है। तो किसी भी चीज़ को छोटा नहीं आंकना चाहिए और जो भी मिले खुशी से उसको अपनाना चाहिए। तो उसके लिए आप जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए अपना 100% दे दो, उसके बाद जो मिल जाए उसमें आपको फिर खुश रहना है, क्योंकि आप 100% दे रहे हो तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद एक तो चीज़ है और 99% आपको मिल ही जाएगी, और 1% नहीं मिल गई तो फिर वो आपके लक के ऊपर आपके लक में होते ऐसे क्यों कह सकते, क्योंकि देखो और ये मैं पहले ही बता दिया 99% मिल ही जाएगा। हम ऐसे करेक्ट कर रहे थे कि मे भी वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपकी डेस्टिनी है और कहीं और कुछ बड़ा करना है, ऐसे आप और इसके लिए आप कम से कम प्रिपेयर हो गए कि आप उतनी मेहनत कर सकते हो, अपना खुद का 100% दे सकते हो किसी भी चीज़ में।
तो वो बात है कि लेकिन 99% मिल जाएगी, 1% नहीं तो आपको और कुछ बड़ा मिलना होगा ऑफलाइन में, यही बात है। इसलिए आप सब अगर आपके मार्क्स जैसे भी आ रहे हैं अच्छा करें, एक और ड्रॉप लेना है तो ले, हाँ। नहीं लेना है तो लाइफ में बहुत ऑप्शन है, ढूंढो। आप गूगल पे जाओ, देखो कि ये मेरा पैशन है, आपको उसके रिलेटेड फील्ड मिलेगी। नहीं तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी आप करियर ऑप्शंस क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, दयानंद भाई को, दयानंद भाई आपके लिए सब कुछ डालेंगे। क्या आपको मेडिकल फील्ड छोड़ के भी क्या करियर ऑप्शन है, या फिर बहुत मेडिकल अच्छी- फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे आपको वीडियो बनानी चाहिए, बच्चों की बहुत हेल्प होने वाली है। हाँ, उस चीज के ऊपर हम साथ में बनाएंगे वीडियो कि क्या करियर ऑप्शन रहने वाले हैं। हेल्प करना ही करना। तो यही है, पढ़ते रहिए। तो यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास उस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आप जब शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि हम भी हमारी पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ें, बाकी बच्चों के साथ एंजॉय करना छोड़ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए जरूर। दयानंद भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ऑल द एक्सपीरियंस, ऑल द बेस्ट एंड मेक हिम ग्रो। और कुछ भी डाउट आएगा आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसके बीच में वीडियो बना देंगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए, और ये आपके साथ ही रहेंगे आपको मेडिकल कॉलेज में जाने के। तो हम आखिर तक साथ देंगे आपका, जब तक आप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, या फिर किसी भी हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको हर फील्ड में, हर एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आ जाएंगे। तो इसलिए सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए इस वीडियो में। थैंक यू Thank you so much. बाय बाय।